हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद है आप लोग बेहतर होंगे और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीसीबी मस्ती में। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर आपको एक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन क्या होता है और रिप्रोडक्शन क्यों होता है ये हमें समझना जरूरी है। रिप्रोडक्शन वह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने समान दूसरे जीवों को जन्म देता है। आप उसको इंग्लिश में ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ। यानी कोई भी रिप्रोडक्शन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपने समान दूसरे संतति को उत्पन्न करते हैं। तो उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ यानी कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज को के लिए हमारा रिप्रोडक्शन जरूरी है। तो आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो भी पार्ट्स डिवाइड करके हम पढ़ेंगे। पहला होता है इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा पार्ट होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तीसरा पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, चौथा पार्ट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, पांचवा पार्ट होता है oogenesis। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे मेस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन आगे पढ़ना है। तो हम जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इवेंट्स यूज होते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला इवेंट होता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस कहने का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, दैट इज स्पर्म इन मेल एंड ओवम इन फीमेल। यानी गैमेट जब बनेगा तो स्पर्म में जो मेल में बनेगा और फीमेल में भी बनेगा। तो मेल में जो गैमेट बनेगा वो क्या होगा, स्पर्म होगा, और फीमेल में जो गैमेट बनेगा वो क्या होगा, ओवम होगा। और गैमेटोजेनेसिस के बाद का प्रोसेस होता है इंसेमाइनेशन, उसके बाद का प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन, उसके बाद का प्रोसेस होता है इम्प्लांटेशन, और उसके बाद का प्रोसेस होता है जेस्टेशन, और लास्ट कहिए या फिर सेकेंड लास्ट कह सकते हैं पार्चुरेशन। क्योंकि इसके बाद भी बहुत लोग आफ्टर बर्थ एक ऐड करते हैं जिसमें प्लेसेंटा बाहर आता है, लेकिन जो हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है वो पार्चुरेशन ही लास्ट मानेंगे। तो फिर चलिए एक एक करके सब कुछ स्टडी करते हैं। गैमेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, दैट इज स्पर्म इन मेल एंड ओवम इन फीमेल। उसके बाद का जो इवेंट्स है वो क्या होता है, इंसेमाइनेशन। इंसेमाइनेशन का मतलब हुआ ट्रांसफर ऑफ सीमेन इनटू द फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट। यानी जो सीमेन का जो ट्रांसफर होता है मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंसेमाइनेशन। उसके बाद का प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। यानी मेल और फीमेल गैमेट के मिलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, जिसमें बनता क्या है, जाइगोट बनता है। उसके बाद का प्रोसेस होता है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन ब्लास्टोसिस अटैचमेंट टू द यूट्राइन वॉल। यानी जो हमारा फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होता है। ब्लास्टोसिस्ट होता है वो यूट्रस के वॉल से जाकर अटैच होता है, उसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद होता है जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड में क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आते हैं जिसमें बच्चे का हाथ बनता है, सिर बनता है, बहुत सारे पार्ट बनते हैं और अलग अलग टाइम पे बनते हैं। उसको हम आगे डिटेल स्ट्रक्चर के साथ स्टडी करेंगे। और सबसे लास्ट प्रोसेस होता है पार्चुरेशन एंड डिलीवरी ऑफ बेबी। तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अब हम शुरू कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो ह्यूमन का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेल्विक रीजन में लोकेटेड होता है, सिचुएटेड होता है पेल्विक रीजन। उसको पेल्विक रीजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो पेल्विक बोन के नीचे वाला एरिया होता है, वो बना होता है पेल्विक बोन के सराउंडिंग से बना होता है पेल्विक रीजन। और जो हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो मिलकर के बना होता है किस किस चीज से, पेयर ऑफ टेस्टिस। आप देख सकते हैं हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेयर ऑफ टेस्टिस से मिलकर बना होता है, पेयर ऑफ टेस्टिस। उसके बाद एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया पेनिस से मिलकर बना होता है। तो जब बच्चा एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होते हैं तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में हमारा टेस्टिस का फॉर्मेशन हो जाता है और बिफोर द बर्थ टेस्टिस हमारे स्क्रोटम के अंदर डिसेंड कर जाता है। क्योंकि फॉर्मेशन, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए हमारा जो टेस्टिस का जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है वो बॉडी टेम्परेचर से 2.2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन वो से कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके लिए क्या होता है, हमारा जो टेस्टिस होता है वो एब्डोमिनल कैविटी से डिसेंड कर जाता है स्क्रोटम में, स्क्रोटल सैक में डिसेंड कर जाता है। तो फिर अगर कभी कभी ऐसा भी कंडीशन आता है, बहुत सारे बच्चों में देखा जाता है, कभी कभी ऐसा भी कंडीशन आता है कि टेस्टिस आफ्टर बर्थ भी डिसेंड नहीं हो पाता है स्क्रोटम में, उसको बोलते हैं क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। उसको क्या बोलते हैं, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म कंडीशन। उसको हम बोल सकते हैं क्रिप्टो ऑर्किडिज्मिक कंडीशन है, उस डिफेक्ट को बोल सकते हैं हम क्रिप्टो ऑर्किडिज्म।
और उसको क्या हो जाता है कि डॉक्टर होता है सर्जरी के माध्यम से सर्जिकल रिमूव कर देते हैं, यानी सर्जिकल माध्यम से उसको टेस्टिस को डिसेक्ट कर देता है स्क्रोटम सेक में, जिसको क्या बोलते हैं ऑर्किपिक्सी के नाम से जानते हैं। तो फिर अब चलिए हम एक एक करके शब्द के बारे में डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म। अब आते हैं गुबर्नाकुलम। गुबर्नाकुलम जो हमारा होता है वो एक फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है जो हमारे जो टेस्टिस को स्क्रोटम वॉल से अटैच करके रखता है। उसके बाद हमारा एक इंग्वाइनल कैनाल होता है। इंग्वाइनल कैनाल एक पैसेज होता है जो कि कहाँ से पैसेज प्रेजेंट कहाँ होता है, एब्डोमिनल कैविटी और स्क्रोटम के बीच में प्रेजेंट होता है। ये ऐसे एब्डोमिनल कैविटी और स्क्रोटम के बीच का वो पैसेज होता है जिसके माध्यम से डक्ट्स भी जाते हैं, उसके बाद डक्ट भी जाते हैं, वास्ट डिफरेंस भी जाते हैं, एक प्रकार का वो रास्ता होता है। उसी इंग्वाइनल कैनाल के माध्यम से टेस्टिस भी डिस्टेंड किया होता है स्क्रोटल सेक्ट के अंदर। तो उसके बाद हम स्टडी करेंगे स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड को आप समझेंगे तो स्पर्मेटिक कॉर्ड एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम ट्यूब मान सकते हैं, ट्यूब की बनी होती है जो टेस्टिस से कहाँ जाती है, एब्डोमिनल कैविटी में जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि स्पर्मेटिक कॉर्ड एक ट्यूब होता है जो स्क्रोटम से एब्डोमिनल कैविटी को जोड़ती है। उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, वास्ट डिफरेंस प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है और कुछ नर्व्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम आते हैं टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। और की पेक्षी तो हो ही गया, अब हम टेस्टिस के बारे में डिटेल। अब तो एक इसके जो स्ट्रक्चर है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक बार हम इसको गो थ्रू होते हैं। जो मैंने बताया कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना होता है पेयर ऑफ टेस्टिस। क्या होता है पेयर ऑफ टेस्टिस, एसएससीटीज के ऊपर एक डेंस कवरिंग होता है जिसको क्या बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया के नाम से जानते हैं। ये टेस्टिस से यहाँ से बाहर निकले एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस के बाद क्या होता है वास डिफरेंस और ये क्या है सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल और वास डिफरेंस का डक्ट मिलकर क्या बनाती है, इजिकुलेटरी डक्ट बनाती है। और एक सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड भी होता है और एक बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स होते हैं। और जो हमारा एक्सटर्नल जेनिटलिया पेनिस है जो उसमें 2 प्रकार के मसल्स और 3 मसल्स होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं और 3 मसल्स। 2 मसल्स होते हैं कैर्पोरा कैवर्नोसम और एक बीच वाला होता है कैर्पोरा स्पोंजियोसम। ये मसल्स है जो कैर्पोरा स्पोंजियोसम जो कि क्या होता है कैर्पोरा कैवर्नोसम, ये इरेक्शन ऑफ पेनिस में हेल्प करते हैं। इसमें ब्लड साइनस होता है जैसे ब्लड प्रेशर से खुलते हैं तो इसमें ब्लड साइनस कैविटी होती है जो ब्लड जैसे ब्लड फील करती है अपने आप को स्ट्रेट होता है और पेनिस हमारा इरेक्ट हो जाता है। और सबसे बाहर जो ग्लांस पार्ट होता है जो फुला हुआ बल्ज पार्ट होता है उसको हम ग्लांस पेनिस के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे एक ओपनिंग प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस के नाम से जानते हैं। और ये रहा हमारा मेल यूरेथ्रा, ये क्या रहा हमारा मेल यूरेथ्रा, यार जहाँ से क्या होता है ये कॉमन पैसेज होता है। मेल यूरेथ्रा एक कॉमन पैसेज है किसके लिए, मैच्योरेशन के लिए और इंसेमाइनेशन के लिए। यानी मैच्योरेशन का मतलब ये होता है कि स्पर्म सेम रास्ते से स्पर्म और यूरिन दोनों पास होते हैं डिफरेंट टाइम पे। एक समय पे इस रास्ते से स्पर्म या तो स्पर्म जाएगा या फिर ऐसे कह सकते हैं सीमेन जाएगा या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि यूरिन जाएगा, यानी दोनों एक साथ कभी नहीं जा सकते हैं। तो फिर चलिए अब इसके बाद हम टेस्टिस के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं और बारी बारी से एसेसरी डक्ट कौन कौन से हैं, तो एसेसरी ग्लैंड कौन कौन सी है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया होती है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो हम इसके बारे में टेस्टिस के बारे में स्टडी करेंगे। तो टेस्टिस जो होता है ह्यूमन टेस्टिस जो मीजोडर्मल इन ओरिजिन का होता है। मीजोडर्मल ओरिजिन कहने का मतलब होता है जब हम बच्चे जब इम्ब्रियोनिक कंडीशन में जब कोई भी चाइल्ड कोई भी बच्चा होता है उसका डेवलपमेंट इम्ब्रियो होता है उसका डेवलपमेंट होता है 3 जर्मिनेशन होता है, एक्टोडर्मल, इंडोडर्मल एंड मीजोडर्मल। तो ये मीजोडर्मल जो लेयर है इससे बना होता है। तो इसका वेट होता है 10 से 15 ग्राम का होता है। उसके बाद हमारा टेस्टिस होता है वो एक डेंस कवरिंग के द्वारा कवर्ड होता है जिसका नाम होता है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। उसको क्या हम बोलते हैं, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। आप टेंशन ना लें, सबको हम एक डायग्रामेटिक तरीके से सबको बेहतर तरीके से समझाएंगे। अभी ओवरव्यू बता रहे हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया होता है। प्रत्येक जो हमारा टेस्टिस होता है इस टेस्टिस में टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, यानी इसको कंपार्टमेंट कह सकते हैं। इस प्रकार ये तो खंड कहिए क्या हो सकता है 250, प्रत्येक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं और उसमें 1 से 3 हाईली पॉइंट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि क्या बनाते हैं स्पर्म बनाने का काम क्या करती है। जो इस खंड के अंदर क्या होते हैं स्पर्म होते हैं, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है वो स्पर्म बनाने का काम करता है। उसके बाद इस कंपार्टमेंट में जो होता है ना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो खाली स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस होता है।
इंटरस्टेशियल स्पेस में प्रेजेंट क्या होता है, इंटरस्टेशियल सेल यानी लीडिंग सेल्स प्रेजेंट होता है, जो कि क्या सीक्रेट करता है, मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को सीक्रेट करता है, यानी एंड्रोजन को सीक्रेट करता है, सिंथेसाइज एंड सीक्रेट्स दोनों करता है। और उसमें सेल एक कंपिटेंट सेल प्रेजेंट होता है जो कि इम्यूनोलॉजिकल सेल्स होता है, जो ह्यूमन को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो हम एक बार इसको फिर से रफ करते हैं और फिर से एक टेस्टिस का स्ट्रक्चर बनाकर और डिटेल स्टडी करेंगे उसके बारे में। तो चलिए आपके सामने एक जो होता है ह्यूमन टेस्टिस का फिगर मैंने बनाया और इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल बताता हूँ। जैसे मैंने बताया था, जो टेस्टिस की सबसे बाहरी कवरिंग होती है उसको ट्यूनिका एल्बुजिनिया के नाम से जानते हैं। इस टेस्टिस की बाहरी कवरिंग को क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अब प्रत्येक टेस्टिस का वेट क्या होता है, 10 से 15 ग्राम होता है। प्रत्येक टेस्टिस का वेट 10 से 15 ग्राम होता है और ये लेंथ में 4 से 5 सेंटीमीटर होते हैं और चौड़ाई में 2 से 3 सेंटीमीटर होते हैं। अब सबसे पहले देखेंगे टेस्टिस के अंदर 250 आपको इसी से खंड दिखेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं, जिसको क्या बोलेंगे हम, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 हाईली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलेंगे। और जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो बाहर स्पेस होता है ना, उसको क्या बोलेंगे, इंटरस्टेशियल स्पेस। और इंटरस्टेशियल स्पेस में सेल प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलेंगे, इंटरस्टेशियल सेल को ही बोलते हैं लीडिंग सेल। लीडिंग सेल का दूसरा नाम क्या है, इंटरस्टेशियल सेल होता है, जो कि क्या करता है, सिंथेसाइज एंड सीक्रेट्स द मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन या फिर एंड्रोजन को सीक्रेट करता है। और इसमें इंटरस्टेशियल स्पेस में एक और टाइप का सेल प्रेजेंट होता है जिसका नाम है कॉम्पिटेंट सेल, जो कि क्या होता है, इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है, हमें क्या होता है, इम्यूनिटी देता है। इसको क्या बोलेंगे, इम्यूनोलॉजिकल सेल। ये क्या होता है, कॉम्पिटेंट सेल होता है, जो कि इम्यूनोलॉजिकल सेल्स होती है। और जो ये होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो लास्ट पार्ट होता है ना, वो क्या होता है, थोड़ा ट्यूब के समान स्ट्रक्चर होता है। इस ट्यूब को क्या बोलते हैं, ट्यूबुलाई रेक्टाई। इसको क्या बोलेंगे हम, ट्यूबुलाई रेक्टाई, ट्यूबुलाई रेक्टाई। और ट्यूबुलाई रेक्टाई के माध्यम से स्पर्म अगर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनता है, स्पर्म बनता कहाँ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद स्पर्म कहाँ जाता है, ट्यूबुलाई रेक्टाई में। और ट्यूबुलाई रेक्टाई के बाद स्पर्म कहाँ जाता है, रेटिटेस्टिस, जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, हाईली डेंस होते हैं। उसके बाद रेटिटेस्टिस के बाद कहाँ जाता है स्पर्म, वासा इफ्रेंसिया में। वासा इफ्रेंसिया के बाद कहाँ जाता है, एपिडिडाइमिस में। जो एपिडिडाइमिस में होता है फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। और यहाँ पे एक और बोल सकते हैं, डीकैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म यहीं पे होता है। जैसे हमारे स्पर्म्स होते हैं उनको बहुत सारे मतलब कि रास्ते, जैसे मान लीजिए एपिडिडाइमिस के बाद वास डिफरेंस में जाएंगे, वास डिफरेंस के बाद इजेकुलेटरी डक्ट के बाद यूरिथ्रा में जाएंगे, यूरिथ्रा के बाद फिर फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में जाएंगे, वजाइना में जाएंगे, फिर सर्विक्स, फिर यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, वहां तक जाने के बाद फर्टिलाइजेशन होता है। तो हमारा जो है स्पर्म डैमेज ना हो, इसके लिए यहाँ पे डीकैपेसिटेशन नाम के एक प्रोसेस होता है। डीकैपेसिटेशन का मतलब होता है, जो स्पर्म होता है, स्पर्म के ऊपर एक कोलेस्ट्रॉल की लेयर चढ़ जाती है, जिससे कि समझिए कि कोलेस्ट्रॉल जो हमारा स्पर्म होता है वो उसका हेड को सुरक्षित हो जाता है और उसका मोटिलिटी कम हो जाता है। फिर वो स्पर्म जाएगा फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, तो वहाँ पे कैपेसिटेशन होता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल का लेयर हट जाता है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे स्पर्म बनता कहाँ है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनता है। और हम स्पर्म बनने के बाद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में 2 प्रकार के सेल्स होते हैं, एक स्पर्मेटोगोनिया सेल और एक सर्टोली सेल्स होते हैं। स्पर्मेटोगोनिया सेल स्पर्म को बनाने का काम करती है और सर्टोली सेल्स होते हैं स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो अब हम पाथ देखेंगे कि स्पर्म बनता कहाँ है और कैसे कैसे निकल करके बाहर आता है, फिर कहाँ कहाँ जाता है। तो पाथ ऑफ स्पर्म हम देखेंगे। सब कुछ सबसे पहले एक बार हम फिर से इसको देखते हैं, दोबारा एक समझ लेते हैं। जो टेस्टिस होता है सबसे बाहरी लेयर को क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया लेयरिंग, जो कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। और ये 250 प्रत्येक टेस्टिस के अंदर 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही स्पर्म बनते हैं। और जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का बाहर वाला स्पेस होता है उस स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टेशियल स्पेस। इंटरस्टेशियल स्पेस में 2 प्रकार की सेल्स होती है, लीडिंग सेल्स या फिर इंटरस्टेशियल सेल, और दूसरा होता है कॉम्पिटेंट सेल। जो लीडिंग सेल्स होता है मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करती है
और कॉम्पिटेंट सेल्स होता है जो कि इम्यूनोलॉजिकल सेल प्रोवाइड करते हैं, हमारे शरीर को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद कहाँ है, इसको हम ट्यूबुलार रेक्टाई के माध्यम से कहा जाता है रेटी टेस्टिस में। रेटी टेस्टिस के बाद वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया के बाद एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस में स्पर्म थोड़े समय के लिए स्टोर होता है। स्टोर होने के वहाँ पे रीजन ये है कि वो फंक्शनल मैच्योरेशन होता है, यानी जैसे डिकैपेसिटेशन, उसको न्यूट्रिशन वहाँ पे देना, कुछ दिन के लिए यहाँ पे टेम्पोररी होता है, स्टोर होता है, परमानेंट स्टोर यहाँ पे नहीं होता है। टेम्पोररी फंक्शनल मैच्योरेशन, यानी उसको समझिए कि फंक्शनली रूप से एक्टिव करने का काम किया जाता है। और उसके बाद स्पर्म फिर कहाँ जाता है, वास डिफरेंस में। फिर वास डिफरेंस से क्या होता है, इजेकुलेटरी डक्ट। इजेकुलेटरी डक्ट के बाद कहाँ होता है, यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा के बाद यूरेथ्रल मेट्रस से बाहर निकल जाता है। तो ये रहा हमारे टेस्टिस के बारे में। तो फिर मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो 4 पार्ट से मिलकर बनी होती है, पेयर टेस्टिस, एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनेटेलिया पेनिस। तो मेरा एक पार्ट इसमें समाप्त होता हुआ, जिससे कि पेयर टेस्टिस के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी कर लिए। अब इसके बाद सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट होता है पाथ ऑफ स्पर्म देख लेंगे हम। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पाथ ऑफ स्पर्म, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, बिहार बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड एग्जाम हो या फिर नीट में तो 2 बार 3 बार आ चुका है। तो सबसे पहले कहाँ पाथ स्पर्म सबसे पहले बनता क्या है, सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल। कहाँ बनता है स्पर्म, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाद कहाँ आता है, ट्यूबुलार रेक्टाई। बहुत जगह इसको ट्यूबुलार रेक्टाई को इग्नोर कर दिया जाता है, डायरेक्ट इसके बाद रेटी टेस्टिस दे दिया जाता है, बट इसमें हमें याद होना चाहिए। रेटी टेस्टिस के बाद कहा जाता है वासा इन्फ्लुएंसिया। वासा इन्फ्लुएंसिया के बाद कहा जाता है एपिडिडाइमिस, जिसमें एपिडिडाइमिस में क्या होता है, फंक्शन मैच्योरेशन। एपिडिडाइमिस के बाद कहा जाता है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस के बाद क्या आता है, इजेकुलेटरी डक्ट। इजेकुलेटरी डक्ट के बाद क्या आता है, यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा के बाद कहाँ स्पर्म बाहर निकल जाता है, यूरेथ्रा में करते हैं आउटसाइड द बॉडी। तो ये रहा हमारा एक पार्ट टेस्टिस खत्म होता हुआ, और मैंने आपको एसेसरी डक्ट का भी नाम बता दिया। तो फिर एक बार आप ये स्पर्म का जो होता है पाथवे ऑफ स्पर्म, आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर ले, और याद रहे तो ज़्यादा बेटर, क्योंकि हर एक एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आते हैं, पाथ पूछे जाते हैं इनर टू आउटर की तरफ। अब उसके बाद जो एसेसरी ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं, एसेसरी डक्ट ग्लैंड तो आगे पढ़ेंगे, एसेसरी डक्ट कौन कौन से। एसेसरी डक्ट में सबसे पहला आता है रेटी टेस्टिस, मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से समझाया भी था। रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस के बाद आता है वासा इन्फ्लुएंसिया, वासा इन्फ्लुएंसिया के बाद एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस के बाद क्या होता है, वास डिफरेंस। इसमें जो होता है वासा रेटी टेस्टिस और वासा इन्फ्लुएंसिया में हमारा क्या होता है, सीलियरी मसल्स प्रेजेंट होते हैं। सीलियरी मसल्स कहने का मतलब कि मसल्स में सीलिया प्रेजेंट होता है। सीलिया क्या होता है, मूवेबल स्ट्रक्चर जो कि स्पर्म को आगे की तरफ पुश करते हैं। और जो हमारा एपिडिडाइमिस होता है ना, इसमें स्टेरियोसीलिया मसल्स होते हैं, सीलिया प्रेजेंट नहीं होता है, यानी सीलिया के समान कोई और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें सीलिया प्रेजेंट नहीं होता है। तो हमारा ये 2 पार्ट खत्म हो गया, पेयर टेस्टिस और एसेसरी डक्ट। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में कौन कौन से सीक्रेशन सीक्रेट करते हैं और उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो आगे इसमें पढ़ते हैं हम।